नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो है संदीप की। संदीप एक ट्रक ड्राइवर थे और लगभग उनकी उम्र थी 26-27 साल की। ये जो कहानी है ना, साल 2005 की है। संदीप उत्तराखंड के छोटे से गांव के रहने वाले थे और ट्रक जो चलाते थे ना, उनका जो सफ़र था ना, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ करता था। लोकल क्षेत्र में, लोकल एरिया में चलाते थे, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए थे। खुद का अपना ट्रक था, पुराना ट्रक था और कई बार वो ट्रक अब ख़राब भी हो चुका था, लेकिन पैसा उनके पास में अब बचता ही नहीं था। तरह तरह का जतन करते थे कि चलो अपना ट्रक इस बार मरम्मत कराऊंगा, लेकिन करा नहीं पाते थे। जैसे तैसे अपना ट्रक को अब चला रहे थे। उनके जो परिवार था, शुरू में तो उनका परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन ना जाने, अब संदीप बताते हैं कि हमारा परिवार अब जो पैसों में खेला करता था और एकाएक सब ढलता चला गया। मतलब हम ऐसे लेवल में पहुंच गए थे जहां से उठना बड़ा मुश्किल था। संदीप जो थे ना, तरह तरह का अब लोगों से मिलते थे। उनको जादू टोना, भूत प्रेत, ऐसी शक्तियों पर उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था। उनके दिमाग में किसी ने भर दिया था, समझा दिया था कि संदीप, ये शक्तियाँ होती हैं, अगर इनमें से कोई ऐसी शक्ति मिल जाए तो तेरे भाग चमक सकता है। कई लोगों को ऐसे साथ में हुआ है और तू तो नौजवान है, अभी शादी भी नहीं है, कुंवारा भी है। ऐसी शक्तियाँ रोड पर कभी कभी नज़र आती हैं। बस परखने का और उनको जानने का अब तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए कि तुम उनको पहचान सको, और फिर तो तुम्हारा घर पैसों से भर सकता है। संदीप इन लोगों को बातों पर यकीन भी कर लेते थे, लेकिन आज तक उनके साथ में पिछले 2 साल से इस चक्कर में लगे हुए थे कि ऐसी कोई शक्ति मेरे पास भी आ जाए कि मैं भी अभी बन जाऊँ। मेरा जैसे परिवार था पहले में, सुखी संपन्न परिवार था, ऐसा मेरा परिवार हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। उल्टा इन चक्करों में अपना खुद का पैसा नुकसान कर रहे थे। लोग बाग बताते थे कि तुम ये काम कर लो, ये पूजा कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, और उसमें पैसा तो खर्च होता ही था। पैसे के साथ में टाइम भी खराब होता था। तब उनको लगने लगा कि नहीं, ये लोग जो बताते हैं ना, ये सब गलत बातें हैं। मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चला, सब कुछ मैं किया जो उन्होंने बताया था। मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने, जो इन शक्तियों को जानते थे, तो मेरे साथ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। संदीप अब इन चीज़ों पर विश्वास करना छोड़ दिए थे। उनको लगा कि बस अपना किस्मत और अपना खुद का अब काम, मुझे यही सब देखना है। अगर मेरा काम सही चलता रहेगा तो किस्मत तो खुद ही बदलती चली जाएगी। मुझे मेहनत करना चाहिए, अपने काम को लगन से करना चाहिए। इसके बाद संदीप किसी की बात नहीं सुनते। जब उनसे कोई पूछता है कि हाँ तुमने ये पूजा कर लिया, ऐसे मैंने बताया था, तुमने किया, संदीप उन पर नाराज हो जाते और कहते भैया तुम अपनी विद्या अपने पास में रखो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी शिक्षा। अरे हम शिक्षा 2 साल से कर रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आज तक ऐसी कोई शक्ति मुझे नज़र नहीं आई। और तुम तो कहते थे कि वो सफ़ेद कपड़ों में आती है और वो हवा में चलती है, लेकिन ऐसा तो मुझे आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। संदीप उल्टा उन पर बिगड़ जाते थे कि तुम लोग झूठे हो, झूठ बोलते हो, अगर ऐसी शक्ति होती तो मुझे क्यों नहीं नज़र आती। संदीप भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे, लेकिन वो लोग कहते थे कि तुमने सही ढंग से उनको बुलाया नहीं होगा, उनको याद नहीं किया होगा, जैसे हमने बताया था उस तरह से पूजा पाठ अब किया नहीं होगा। वो संदीप को ही दोष देते थे, लेकिन संदीप जो थे ना, इन चीज़ों से ऊब चुके थे। कहने लगे भाई मैं अपने भाग पर खुद ही अपना करूँगा काम, अपने भाग पर विश्वास करता हूँ, अपना मेहनत करूँगा और जो हमारे भाग में होगा वो ज़रूर मिलेगा, तुम हमारी पीछा छोड़ो। अब इसके बाद उन दोस्तों से अपना पीछा छुड़ाते हैं और फिर अपना मेहनत करने लगते हैं। संदीप को लगा कि हमने बहुत सारा टाइम, पैसा इन चीज़ों पर ख़राब किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब करते थे, अपने परिवार को बताते भी नहीं थे। संदीप को ऐसे ऐसे अब मित्र थे जो इन शक्तियों पर विश्वास करते थे, और संदीप भी मान चुके थे कि हाँ ये शक्तियाँ वास्तव में होती हैं।
लेकिन जब 2 साल इन चीज़ों में पड़े रहे, इसके बाद कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उनका जो मन था इन चीज़ों से अब भाग चुका था। आखिरकार अपने अब जो ट्रक चलाने के काम में ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े हुए थे और लंबा सफ़र तो करते नहीं थे, 150-200 किलोमीटर का सफ़र, और वो रोज़ आना। एक साइड से इधर से माल लेके जाते थे और उधर से शाम को फिर उधर से माल लेके अपने शहर लौट आते थे। अब यही रोज़ का काम था। कभी कभी ऐसे भी होता था कि काम मिलता नहीं था, हफ्ते में 2 दिन ऐसा, अब कभी कभी खाली भी चला जाता था। संदीप जानते थे कि ये तो सब चलता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही एक सफ़र पर संदीप निकले थे। जब सब कुछ पूजा पाठ, उन शक्तियों को मनाने का काम ख़त्म हो चुका था और कोई शक्ति उनको हाथ नहीं लगी थी, तब वो जान चुके थे कि अब मुझे इन झमेलों में पड़ना नहीं है। अपना ट्रक पर ध्यान देने लगे और ट्रक लेकर के सुबह निकल चुके थे, माल लोड करके। वहाँ पहुँचते हैं ना, दोपहर के टाइम में बारिश हो रही है, मौसम बिगड़ा हुआ है। इंतज़ार करने लगते हैं कि माल कब खाली होगा, कब खाली होगा। शाम को जाकर के माल खाली होता है। मौसम बिगड़ा हुआ था, माल इसी वजह से खाली नहीं हो पाया। अब मौसम बिगड़ने के बाद अभी भी मौसम ठीक ठाक नहीं था, रुक रुक के बारिश हो रही थी। और इसके बाद ठंड भी अब दस्तक देने लगी थी, इतना बारिश होने के बाद में। अब फिर उधर से उनको तो माल मिला नहीं, लेट हो चुका था। अब जो उधर से जो माल देता था, अब कहने लगा भैया आज का माल तो हम भेज चुके हैं, वो निकल चुका है। अगर तुम कल अब सुबह में आ जाते हो तो मैं तुम्हारा पहला माल दे दूंगा, तुम लेकर निकल जाना अपने शहर। संदीप सोचते हैं कि क्या करूं, मैं रुकूं यहाँ पर या फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाऊं खाली ही ट्रक लेकर के। फिर सोचते हैं कि अरे इतना डीजल, इतना तेल खर्च हो जाएगा, हासिल क्या होगा। नहीं, रुक जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उस जगह पर जाते तो थे, हफ्ते में 1 आध दिन का चक्कर जरूर लगता था उस जगह पर जहाँ वो माल लेके गए थे, लेकिन कभी रात को रुके नहीं थे। अब रात भी हो चुकी थी, शाम, अब अंधेरा हो चुका था। और वो जो ट्रांसपोर्टर था जो उनको माल देता था, कहने लगा कि संदीप तुम सुबह में आ जाना, एक पता बताया कि उस जगह पर तुम पहुंच जाना, मैं वहाँ पर तुम्हें मिल जाऊँगा, पहला माल तुम्हें लोडिंग करा दूँगा। संदीप खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। लेकिन उस जगह पर आज तक रुके जो नहीं थे, सोचने लगे कि मैं कहाँ रुकूं, ट्रक कहाँ खड़ा करूं। एक साफ़ सुथरा जगह देख करके और ट्रक लगा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है ना, अब उस जगह पर ट्रक आकर के खड़े होने लगते हैं, लोकल ट्रक जो वहीं के थे। अब इसके बाद एक ड्राइवर आता है, कहता है भैया तुम तो मेरी जगह पर ट्रक खड़ा किए हो, यहाँ से ट्रक आप निकाल लो, यहाँ पर मेरी ट्रक खड़ा होगा। संदीप उसको समझाते हैं कि भाई मैं कौन सा आपका पार्किंग को कब्जा कर रहा हूँ, आज रात की बात है, कल मैं अपना सुबह निकल जाऊँगा। लेकिन अड़ियल होता है ड्राइवर। संदीप उससे मजबूत थे, चाहते तो उसे झगड़ा भी कर सकते थे, ना भी हटा सकते थे, लेकिन वो झगड़ने के मूड में नहीं थे। वो कहने लगे ठीक भाई तुम अपना ट्रक लगा लो, हाँ मैं कहीं और व्यवस्था कर देता हूँ। लेकिन उनको अब ऐसी जगह मिल नहीं पा रही है, जगह ढूंढते हैं लेकिन बात बन नहीं रही है। एक ऐसी जगह पर जाके खड़ा करते हैं ट्रक को जहां उनको खड़ा नहीं करना चाहिए था। वहां लोकल लोगों का कहना था कि इस पेड़ के पास में आइए, जो यहाँ से जो जंगल का रास्ता है, अब यहाँ पर रात में कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं, वहाँ का लोकल लोगों का कहना था। लेकिन संदीप आज तक रात में रुके नहीं थे और ना इस बात को जानते थे कि वहाँ पर जिस जगह पर अपना ट्रक खड़ा कर रहे हैं वहाँ आत्माएं भी भटकती हैं। जानकारी तो थी नहीं, ट्रक लगा देते हैं। अब इसके बाद भूख भी लगी है, सोचते हैं कि चलो भूख अब मिटाते हैं, भोजन अब जाके करते हैं, कोई ढाबा वबा देखते हैं। लेकिन मौसम बिगड़ा हुआ था, दूर जा नहीं पाते। बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन बारिश थोड़ी देर रुक जाती है, फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब भीगने के डर से संदीप अपने ट्रक से बाहर नहीं निकलते। रात को जब 10 बज जाता है ना, तब थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती है। बाहर मौसम
जो था ना, ठंडक की ऐसा एहसास दे रहा था। बारिश जो हो गई थी और उससे भी बड़ा मौसम पर फर्क पड़ा हुआ था। अब रात भी अंधेरी हो चुकी थी। भूख अगर नहीं लगती तो शायद संदीप अपने ट्रक से बाहर निकलते भी नहीं। अब भूख की वजह से निकलते हैं, मेन रोड पर आते हैं। एका दुका ट्रैफिक उस रोड पर चलता हुआ दिखाई देता है। पैदल चलते हुए कुछ दूर आकर के एक ढाबा खुला हुआ होता है और वहाँ पर जाते हैं। संदीप को नॉन वेज बड़ा पसंद था और वो सोचे कि ठंड का मौसम है, चलो आज नॉन वेज ही खाते हैं। लेकिन जब वो होटल में दाखिल होते हैं ना, तो होटल वाला कहता है, भैया अब मैं ढाबा बढ़ा रहा हूँ, क्या चाहिए आपको? अब संदीप कहते हैं, भाई आपके पास जो कुछ है आप मुझे दे दो, और आप बैठने की जगह नहीं तो आप मुझे पैक करके दे दो। मेरे पास में ही ट्रक खड़ा है, मैं वहाँ जा कर के भोजन कर लूँगा। आप अपना ढाबा बढ़ा भी सकते हो। देख लिए कि सब सामान, कुर्सी टेबल सब अब साफ सुफ करके एक पर एक रखा हुआ है, बैठने की जगह भी नहीं था। मतलब ढाबा वाला बंद करके जा रहा था। पूछता है ढाबा वाला कि हमारे पास में दोनों आइटम हैं, वेज भी है नॉन वेज भी है, क्या खाना पसंद करोगे? आप सोचने लगते हैं संदीप कि मैं क्या बोलूँ। हाँ, तब उनका जी करता है कि चलो आज नॉन वेज ही खा लेते हैं। और कहते हैं भैया नॉन वेज पैक कर दो। पार्सल लेकर के, पैकिंग लेकर के और अपना ट्रक की तरफ अब जैसे ही जाने के होते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। उनके पास में छतरी नहीं होती है। और वो जो ढाबा वाला था उसको भी अपने घर जाने की जल्दी थी, मौसम बिगड़ा हुआ था और वो भी अपना ढाबा को क्लोज करने लगा। लेकिन बरसात हो रही थी, लेकिन उसके पास में रेन कोट वगैरह छतरी का प्रबंध था, तो वो अपना आराम से ढाबा को बढ़ाता है। और फिर संदीप को एक नज़र देखते हुए कहता है, भैया ये तो बारिश रात भर चलेगी जैसा मुझे अंदाज़ा लग रहा है, कब तक खड़े रहोगे? अगर मेरे पास में कोई और छतरी होती तो मैं आपको ज़रूर दे देता। चलो देख लो, क्या पता कुछ देर के बाद में बारिश बंद हो जाए। संदीप बारिश को देखते हैं। बारिश चल रही है, फिर से स्टार्ट हो चुकी है, बिजली कड़क रही है। अब संदीप अब सोचने में अब बेबस हो जाते हैं कि मैं करूं क्या। भूख भी लग रही है, लेकिन वहाँ बैठने का जुगाड़ नहीं, अब खाना कैसे खा सकते हैं। आखिरकार भगवान को उन पर तरस आता है और थोड़ी देर के लिए बारिश फिर रुक जाती है। बूंदाबांदी होती है, लेकिन इतनी नहीं कि वो बारिश से सरबोर हो जाए। दौड़ लगाते हैं और कुछ ही देर के बाद थोड़ा बहुत तो गिला हो जाते हैं और अपने ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं और तब जाकर उनको चैन पड़ता है कि चलो अब रात भर बारिश हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। अंदर की केबिन की लाइट जला देते हैं, उजाला हो जाता है। फिर भूख तो लगी होती है, खाना पार्सल खोलते हैं और अपना खाना शुरू कर देते हैं। अभी एक दो कौर निवाला ही लिए थे, एक दो निवाला ही लिए थे। तभी गेट तो दोनों साइड का बंद था, ड्राइवर साइड का भी बंद था, कंडक्टर साइड का भी बंद था। बारिश हो रही थी। फिर दस्तक होने लगे गेट पर ज़ोर ज़ोर से। अब वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जानने की ज़रूर कोशिश करते हैं। आवाज़ देते हैं, भाई कौन है, कौन है भाई, क्या चाहिए आपको? लेकिन कोई आवाज़ को जवाब नहीं देता है, ठक 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 करता रहता है। आखिरकार खाना छोड़ करके वो खिड़की खोल देते हैं कंडक्टर साइड का, जिधर से आवाज़ आ रही थी। लेकिन जब देखते हैं ना, तो उनको विश्वास नहीं होता कि इस टाइम में, बारिश के मौसम में ऐसा भी देखने को मिलेगा। देख रहे हैं कि एक नौजवान लड़की है और अपने पल्लू सर पर रखी हुई है, भीग रही है और जैसे उसका बदन कांप भी रहा हो, और वही खिड़की पर आकर के दरवाजे को नॉक कर रही थी। जब संदीप उसको देखते हैं कि लड़की तो भीग रही है, बारिश चल रही है, लेकिन ये लड़की कर क्या रही है? अब आसपास में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये लड़की कहाँ से आई, इस पर क्या विपदा पड़ी है कि रात को निकली है? संदीप उस टाइम कुछ सवाल नहीं पूछते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं कि मैडम बारिश से बचना है तो अंदर आ जाओ। लड़की बिना कोई उत्तर दिए हुए और फटाक से अब वो केबिन में चढ़ जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है और अपना दुपट्टा से अपने सर को साफ करने लगती है, पानी के बूंदों को। संदीप खाना खा रहे थे, खाना खाना भूल जाते हैं। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर नज़र आ रही है, अपने दुपट्टे से साफ कर रही है।
संदीप बेनौजवान थे। उस लड़की की खूबसूरती देख करके एकदम देखते ही रह जाते हैं कि ये कैसे आ गई मेरे ट्रक में, कैसे आ गई। अपने किस्मत पर उनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने तो आज तक देखा नहीं। ये मेरे ट्रक में सवार हो गई है। एक बार मैंने बोला कि जल्दी से आ जाओ नहीं तो और भीग जाओगी। वाकई में अपने आप पर उनको विश्वास नहीं होता। बार बार उस लड़की की तरफ देख रहे हैं, घूर रहे हैं। लड़की अपना बालों को सुखा रही है, दुपट्टे को अब उससे चेहरा भी साफ कर रही है, सुखा भी रही है। संदीप देखते ही जा रहे हैं। आखिरकार लड़की कहती है कि आप भोजन कर रहे थे ना, कर लीजिए ना। तब संदीप को ध्यान आता है कि अरे मैं तो भोजन कर रहा था। लेकिन अब लड़की आ चुकी थी। पूछ लेते हैं आप भी भोजन करेंगे क्या। लड़की कहती है कि ये तो आपके हिस्से का है, मैं कैसे खा सकती हूँ, हालांकि मुझे भी भूख लगी है। संदीप अपना हिस्सा मतलब अपना जो भोजन है ना लड़की के आगे कर देते हैं। कहते हैं कि आप खा लीजिए, मैं तो नौजवान हूँ और थोड़ा बहुत मैं खा भी चुका हूँ, आप खा लीजिए। लड़की कहती कि नहीं नहीं, मैं दूसरे का भोजन छीना नहीं करती, आप आपके भोजन है आप ही खाइए। तब संदीप कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि इसमें आधा आधा कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए और मैं भी आप इसमें भोजन कर लूँगा। पैकेट जो खाना था उसमें आधा आधा कर लेते हैं और एक हिस्सा लड़की को दे देते हैं और एक हिस्सा खुद ही ले लेते हैं। तब उनको ध्यान आता है। तब लड़की कहती है कि एक मिनट रुकिए रुकिए, आप नॉनवेज खाती हैं ना। लड़की अब घूर के देखती है, कहती है कहना क्या चाहते हो आप। संदीप कहते हैं कि जो मैं आपको भोजन दिया हूँ नॉन वेज है, कहीं आप भेज हो तो मुझ पर तो पाप लग जाएगा ना। तब लड़की मुस्कुरा के कहती है डरिए मत, मैं भी नॉन वेज कभी कभी खा लेती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अब इसके बाद वो दोनों लोग भोजन करते हैं। अब बार बार संदीप अपनी आंखों से उसको घूरने लगते हैं। लड़की भी देखती है लेकिन शर्मा के अपनी आंखें नीचे कर लेती है, भोजन में ध्यान देती है। कुछ देर के बाद भोजन ख़त्म हो जाता है। संदीप उसको पानी की बोतल पकड़ाते हैं, पानी पीती है। तब संदीप पूछना शुरू कर देते हैं कि देखिए मैडम जी, देखने में तो आप बड़े घर के हैं, जिस तरह से आपका पहनावा है और देखने में भी सुंदर लग रही हैं, तो इस रोड पर आप कैसे भटक रही थी। लड़की मुस्कुराती है, कहती है कि बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल सही बात है, मैं रास्ता भटक गई थी और ये भटकन के वजह से मैं अब आपके पास में आ गई थी। बारिश चल रही थी ना तो मुझे रास्ता का अंदाज़ा ही नहीं चला। देखिए अगर आप नहीं मिलते तो मैं ना जाने कहाँ कहाँ भटकती रहती, कैसे लोगों से पाला पड़ता। लड़की अपनी आंखें नीचे करके और संदीप से बात कर रही थी। तब संदीप को लगता है कि लड़की ऐसी नहीं है, इसके विचार अच्छे हैं। अगर ऐसी वैसी लड़की होती तो नज़रें मिला के बात करती। संदीप और भी कुछ सवाल पूछते हैं उसके परिवार के बारे में और वो गोलमोल से जवाब दे करके रह जाती है। मौसम बाहर बारिश का चल रहा है। केबिन के अंदर में दो लोग, एक लड़का एक लड़की, दोनों को दोनों जवान। आज संदीप का जो मन है ना वो उछलने लगता है, रुक रुक करके अपने मन को दबाते हैं कि अरे भाई शांत रह शांत रह, ये लड़की ज़रूर सुंदर है लेकिन इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तू शांत रह। अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं लेकिन जवान थे ना, दिल मचल जाता था। बार बार उस लड़की को देख लेते थे लेकिन लड़की का भोजन सब कुछ हो चुका था, पानी पी चुके थे और उसका बदन गीला था, अभी भी बारिश से भीगी हुई थी। तब संदीप को लगता है कि भाई इसका मदद करना चाहिए, ये तो अब भीगी हुई है, मुझे कोई ना कोई कपड़ा देना चाहिए। उनके पास में कंबल होता है, एक ही कंबल लेके चलते थे, ना जाने कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। कंबल निकाल करके अब दे देते हैं लड़की को कि आपको ठंड लग रही है, आप ये कंबल को ओढ़ लीजिए। लड़की कहती है कि आप कैसे रहोगे, आपको भी तो ठंड लग रही होगी, मौसम बिगड़ा हुआ है, ठंड का एहसास अब हो रहा है। ऐसा करते हैं अब इसी में दोनों हम ओढ़ लेते हैं, ये सही रहेगा। अब पूछते हैं संदीप उस लड़की से कि आप अपने घर से इतनी दूर कैसे आ गई। बात को बदलते हैं। तब कहने लगी कि किस्मत भाग मेरा फूटा हुआ था, तभी तो मैं ऐसे भटक गई। मैं तो जाना कहीं और चाहती थी और देखो आपके पास आ गई। अब ऐसे ऐसे अच्छी बात करती है लड़की,
कि संदीप देखते रह जाते हैं। उनका मानना था, उनका जो मन कह रहा था कि लड़की अच्छे घर की है, अच्छे विचार की है। कंबल ओढ़े हुए हैं, दोनों लोग बैठे हुए हैं। लड़की जो है ना, जब कंबल की गर्माहट पाती है और उसको नींद लगने लगता है, आंखें उसकी अब बंद होने लगती है। कई बार संदीप के ऊपर में अब गिर चुकी थी। एक साथ बैठे थे एक ही सीट पर, तो ऐसा स्वाभाविक था, कई बार हो जाता है। और संदीप उस टाइम उस लड़की को कुछ बोलते नहीं थे कि आप सीधे बैठ जाओ। आराम से उसका सर टिका हुआ था उनके सीने पर और वो अपना सो रही थी। एक दो बार ज़रूर उचौक के उठी, लेकिन फिर वैसी उसकी हालत थी। कंधे पर आकर के सर रुक चुका था और नींद के आगोश में आ चुकी थी। संदीप, उनका जो जवान मन था मचलने लगा और उनको भी नींद आ रही थी, लेकिन ऐसी हालत में नींद कैसे आए। लेकिन मन जो था ना, बहुत व्याकुल था। आखिरकार अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए और कंबल तीखी था। ना जाने कब ऐसा होता गया और लड़की भी साथ दे रही थी, जैसे वो नींद में हो। लेकिन अब एक ही तरफ से ताली तो बजती नहीं है जब तक दोनों तरफ से ताली ना बजे। ऐसा ही अब संदीप समझते हैं कि लड़की नींद में नहीं है, अब इसकी सहमति है और इसके बाद में सब कुछ खेल हो जाता है। इसके बाद संदीप को बड़ा दुख होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। अपने आप को कोसने लगते हैं और तब लड़की नींद से जाग जाती है। आंखें खुल जाती थी। संदीप को लगता था कि लड़की बस जानबूझ करके अपनी आंखें बंद किया था, जानबूझ कर ड्रामे कर रही थी, अब अकेलेपन को अब दूर करना चाहती थी। संदीप को ये लग रहा था। लेकिन संदीप आज तक ऐसे लफड़े में कभी पड़े नहीं थे। उनको लगा कि ये मौसम और दूसरा चीज़, अब हम ट्रक में थे, एक ही केबिन में, एक ही कंबल में, ये तो हो गया। लेकिन अपने आप को दोषी मानते थे, अपने आप को कोस रहे थे कि मुझे इस लड़की के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़की अब बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है संदीप को, मुस्कुराने लगती है। उसका मुस्कुराना देख करके संदीप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस लड़की से कहते हैं कि देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मेरा ऐसा विचार नहीं था। तब लड़की मुस्कुरा के कहती है कि आपका नाम संदीप है ना। संदीप कहते हैं हाँ हाँ, मैं अपना नाम भी बताया था। तब कहती है कि संदीप देखो, तुम डरो मत, जब तक मैं नहीं चाहती ना, तुम मुझे छू नहीं सकते थे। मैं चाहती थी तभी तुम मेरे पास में आए, अब मेरे इतने नज़दीक पहुंच गए थे। तुम अपने आप को कोसो मत, ये जो हो गया इसको भूल जाते हैं। अब संदीप अब जो लड़की की तरफ देख रहे थे कि लड़की कहना क्या चाहती है। तब लड़की कहती है कि संदीप, मैं एक बात कहूँ। संदीप कहते हैं कि हाँ हाँ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं। देखिए, मुझसे फिर कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तब लड़की उनको डांटती है कि आप एक ही बात को बार बार कह रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब तक मेरी सहमति नहीं होती आप मुझे छू नहीं सकते थे। मेरी सहमति के वजह से ही आप मुझे छू पाए हों और मेरे मन का भी कामना थी, तभी मैं आपके पास में आई हूँ। अब इसके बाद संदीप से कहती है कि मैं तुमसे एक बात बताऊँ। संदीप कहते हैं कि हाँ हाँ बताइए ना, क्या बताना चाहती है आप। तब लड़की कहती है मुस्कुराते हुए कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। संदीप कहते हैं कि हाँ, मुझे देख करके लगा था कि आप बड़े घर की हैं, आप ऐसी वैसी लड़की नहीं हैं। लड़की अब हंसने लगती है। कहती है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मैं कहना चाह रही थी कि मैं एक आत्मा हूँ। संदीप जब सुनते हैं ना तो एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं। समझ में नहीं आता है ये कैसे हो सकता है भाई। नहीं नहीं, उनको लगता है कि लड़की मजाक कर रही है। लड़की की तरफ देखने लगते हैं, विश्वास नहीं होता कि लड़की कहीं से आत्मा तो दिख नहीं रही। आत्मा तो जैसे उनको दोस्तों ने बताया था, वो तो हवा में तैरती रहती है। आइए तो इनके साथ अब कंबल भी शेयर किया, उनके साथ में रात भी शेयर किया, सब कुछ शेयर किया, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, उनको लगा कि लड़की मजाक कर रही है। तब संदीप कहते हैं आप मेरे साथ में मजाक कर रही हैं ना। लड़की हंसने लगती है, कहती है कि संदीप मैं मजाक नहीं कर रही हूँ।
मैं तुम्हारे नज़दीक आना चाहती थी। मुझे तुम्हारे जो जिस्म है ना, उसमें से कोई खुशबू मुझे आकर्षित कर रही थी और तब मैं तुम्हारे नज़दीक पहुंच गई। जब संदीप सुनते हैं ना तो उनको विश्वास नहीं होता। मेरे जिस्म से ऐसी कौन सी खुशबू फूट रही थी जो मुझे पता ही नहीं। ना तो मैं कोई परफ्यूम लगाता हूँ, एक आम इंसान लड़के की तरह हूँ, नहाता भी धोता कभी कभी नहीं। तो ऐसा कौन सा खुशबू निकल रही थी, अपने मन में सोचते हैं। लड़की से पूछ नहीं सकते, उस टाइम पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन मन में उनका सवाल चलता रहता है कि नहीं नहीं, ये लड़की मजाक कर रही है, ये कोई प्रेतात्मा आत्मा नाम की चीज़ नहीं है, ये मेरे साथ में कोई खेल खेल रही है। आज तब संदीप कहते हैं कि मैडम, मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे अब मजाक ही कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अपने पूरा कहानी बताने लगते हैं कि देखिए, मैं 2 साल से ऐसा यत्न कर रहा था, मैं ऐसा पूजा पाठ कर रहा था जो मेरे साथी बता रहे थे। मैं गरीबी में चल रहा हूँ। मैं चाहता था, जैसे मेरे साथियों को कहना था, कि मैं ऐसे शक्ति का पूजा करूँ जो मेरे सामने में आ जाए, मुझे धन का प्राप्ति दे, मेरी गरीबी को दूर कर दे। लेकिन मैं 2 साल से इस चीज़ में ना जाने कितना पैसा फूंक चुका हूँ, कितना टाइम अपना ख़राब कर चुका हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए वो भी रात में मैं चला गया हूँ। डरा नहीं, मैं शमशान तक घूम के आ चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई कोई ऐसा शक्ति नज़र ही नहीं आई। सच कहूँ तो मुझे कोई चुड़ैल या कोई अदना सा भूत भी नज़र नहीं आया। शमशान से मैं घूम करके अब अच्छी तरह से आ चुका हूँ। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप एक प्रेतात्मा हैं। संदीप भी अपनी जगह पर सही थे, जो कह रहे थे कि मैं इतना यत्न कर चुका हूँ, 2 साल में भटका हूँ। जैसे अपने दोस्त बताते थे, जो जानने वाले लोग कहते थे कि हाँ, शक्ति होती है, तुम ऐसे पूजा कर लो, ऐसे ऐसे सामान का इकट्ठा करो, शमशान में चले जाओ, वहाँ साधना करो और देखो तुम्हारे सामने में शक्ति जरूर आएगी। लेकिन संदीप सारा काम करके थक चुके थे, लेकिन कोई भी शक्ति उनके सामने बिल्कुल नहीं आई थी। और ये लड़की कह रही है कि आपके जिस्म से एक खुशबू उठ रही है, और उसी खुशबू को सूंघते सूंघते मैं यहाँ तक पहुँच गई। संदीप उस लड़की पर विश्वास नहीं कर पा रहे, बार बार कह रहे थे कि देखिए मैडम, मुझ गरीब से आप ऐसा मजाक मत कीजिए। तब लड़की कहती कि नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको जानती तक नहीं थी। आपके शरीर से ऐसा कोई खुशबू अब मेरे पास पहुँचा और तब मैं आकर्षित हुई और तब मैं आपके पास में आई हूँ। संदीप उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि देखिए मैडम, गरीब के साथ में मजाक मत कीजिए। मैं तो ये सुना था, जो अब ज्ञानी लोग हैं जो मुझे बताया करते थे कि संदीप वो शक्ति आ जाएगी ना तो समझ लो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो मैडम, अगर आप में इतनी शक्ति है ना तो अब आप मेरी गरीबी दूर कर दीजिए ना। संदीप हाथ जोड़े और उस लड़की के आगे झुक गए। लड़की खिलखिला के हंस पड़ी और कहने लगी कि चिंता मत करो, वो काम भी हो जाएगा। आप संदीप को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा था, कि जिस लड़की से बार बार गुहार कर रहे हैं कि मेरी गरीबी दूर कर दो, अगर आप में ऐसी शक्ति है, आप एक प्रेतात्मा हैं, तो ये तो काम कर सकती हैं। लड़की खिलखिला करके बार बार उनको कह रही है, ये काम मैं ज़रूर कर दूँगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, एक समय लगेगा, और जब समय आएगा ना तब तुम्हारे साथ में सब कुछ होता चला जाएगा। अभी भी संदीप को उस लड़की पर विश्वास नहीं था। पूरी रात उस लड़की से बातचीत में बिताते हैं और लड़की के साथ हंसी मजाक भी चलता है। लड़की बार बार कहती है, कुछ बात ख़त्म होती है और फिर कहती है कि मैं अब तुमसे मिल नहीं पाऊँगी, मैं तुमसे अब मिल नहीं पाऊँगी। तो संदीप कहते हैं कि अगर आप प्रेतात्मा हैं, मजाक में कह रहे हैं, अब खुल चुके हैं दोनों लोग, एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं है, खुल चुके हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक का अब दौर चल रहा है। लेकिन संदीप बिल्कुल उस लड़की को प्रेतात्मा नहीं मान रहे थे। उनको लग रहा था कि लड़की मजाक के मूड में है और ऐसा ही बोले जा रही है। अगर इसमें कोई शक्ति ऐसी होती तो जो मेरे को ज्ञानी लोग बताया करते थे कि शक्ति सामने आ जाएगी तब तुम्हारे पास पैसा पैसा सब कुछ हो जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लड़की बस कह रही थी कि हाँ, वो वक्त आएगा और तब तुम्हारे पास में सब कुछ होता चला गया। सुबह तक उस लड़की के साथ बातचीत करते हैं। जब सुबह होने जा रही होती ना, बारिश अभी भी चल रही है, लेकिन लड़की कहती, संदीप मैं जब जा रही हूँ, अब तुमसे शायद कभी मुलाकात हो जाए
या ना हो जाए मैं कह नहीं सकती हूँ। संदीप कहते हैं क्या मजाक में कि अगर आप आत्मा हो, प्रेतात्मा हो, तो आप मेरे घर भी आ सकती हो, मैं जहाँ रहूँगा वहाँ भी आ सकती हो, मुझे ज्ञानी लोगों ने बताया। लड़की मुस्कुरा देती है, कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें जो वचन दिया है उसको मैं अच्छी तरह से निभाऊंगी। लेकिन अभी भी संदीप को यकीन नहीं था कि जिस लड़की के साथ रात पूरी उन्होंने बिताया अपने ट्रक के अंदर में, बारिश भरे मौसम में, एक ही कंबल में, उसको भोजन भी कराया, सब कुछ कराया और बातचीत का दौर लंबा ही चला। जो ना होना उसके साथ में हुआ और फिर लड़की कहती कि मैं जा रही हूँ। संदीप कहते हैं कि अभी बारिश हो रही है, अभी सुबह होने में टाइम है। तब लड़की कहती नहीं, मेरा वक्त आ गया है और मुझे निकलना है, ये बारिश मेरे लिए कुछ भी नहीं है। संदीप उस लड़की को रोकना चाहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मैं मान लिया आपकी प्रेत आत्मा है, आप बैठिए तो सही। लेकिन लड़की मना कर देती कि नहीं, अब वक्त हो चुका है, मुझे निकलना है। और संदीप को बिल्कुल मना कर देती कि आप मेरे पीछे मत आना। अब बारिश हो रही थी और उस बारिश में ट्रक से उतर करके और वो चली जाती है। संदीप खिड़की से बस देखते जाते हैं। कुछ देर तक वो बारिश में दिखाई दे रही जाती हुई, और अचानक जैसे बिजली चमकी हो उसी जगह पर जहाँ पर लड़की खड़ी थी, जैसे वहीं पर बिजली गिरी हो, कड़कड़ कड़कड़ की धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आती है। और फिर संदीप की आंखें चौंधिया जाती है, डर भी जाते हैं, ये क्या हुआ, बिजली उसके ऊपर में गिर गई। अब इसके बाद उनको कुछ अब दिखाई नहीं देता, आंखें चौंधिया जाती है, डर भी जाते हैं कि उस लड़की के साथ में अब क्या हो गया, उसके ऊपर में बिजली गिर गई। जब बिजली शांत हो जाती है, सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन बारिश चल रही होती है। और तब देखते हैं वहाँ पर ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिलता है कि लड़की वहाँ पर है, लड़की गायब हो चुकी है। संदीप के मन में बड़ा दुख होता है, लेकिन बारिश हो रही है ना, और इतना सुबह भी नहीं हुआ था। डर के मारे वो जा नहीं रहे, कहीं मैं भी गया तो कहीं बिजली मेरे ऊपर ना गिर जाए। जब बारिश थम जाती है तब तक सुबह भी हो जाती है। तब जाकर के ट्रक्स निकलते हैं, उस जगह पर पहुंचते हैं जहां लड़की जा कर के अब जा रही थी और उसके ऊपर में कड़कड़ा करके बिजली गिरी थी। वहां जाते हैं, बिजली का नामो निशान तक नहीं था। अगर उस लड़की के ऊपर में गिरा होता तो लड़की का शरीर तो होता कम से कम, लेकिन वहाँ कोई शरीर नहीं था। अब ये जो पहेली थी ना, संदीप को समझ में नहीं आई। लड़की शायद बच गई थी, अब वो भाग गई होगी अपने घर। जो होना था अब वो हो चुका है, अब उसके पीछे क्या जाना। लेकिन एक मन में डर था उस लड़की के प्रति कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया होगा। खैर, अब बारिश भी थम चुकी थी, सुबह का टाइम भी था और उनको गोदाम पर भी जाना था, तो अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं और उस गोदाम पर पहुंच जाते हैं। अभी वहाँ पर उनका जो एजेंट है, जो माल बुक कराता था, देता था, अभी पहुँचा नहीं था। इंतज़ार करना पड़ता है। आखिरकार वो आता है और फिर माल लोड होता है। अब इसके बाद जो संदीप है अपने शहर की तरफ लौट जाते हैं। रास्ते भर उसी लड़की के बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं उस पर बिजली गिर गई, कहीं वो नुकसान तो नहीं हो गया। लेकिन मन को समझाते हैं कि नहीं, अगर उस पर बिजली गिरी होती तो कम से कम उसका शरीर तो दिखाई देता। नहीं, वो बच गई है, बिजली कहीं और गिरी होगी, मुझे लगा कि उस पर बिजली गिरी है। अपने मन को शांत करते हैं और फिर शहर लौट जाते हैं। अब इसके बाद उस घटना को भूलने लगते हैं। आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन अब रात में कभी उस जगह पर रुकना नहीं था। वो तो अब ऐसा हो चुका था पहली बार। अब सुबह आते थे, दोपहर के बाद में शाम तक माल लोड होता था और फिर अपने शहर चले जाते थे। इस घटना को अब महीना दिन बीत चुका था और संदीप इसको अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर लिए थे और कुछ बहुत निकाल भी चुके थे। अब वो समझते थे कि वो लड़की अब ऐसे ही थी, अब मेरे ट्रक में आ गई, अब उसको भी चाहत थी और चाहत पूरी करके निकल गई। संदीप का मानना ये था। अभी उसको प्रेतात्मा, कोई शक्ति बिल्कुल नहीं मान रहे थे। उनको जो गुरु ने उनको ज्ञान दिया था, बताया था कि ऐसी आत्माएं का आधा शरीर जो होता है ना, हवा में तैरता रहता है। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से वो लड़की नज़र आती है। जो भी बताया था वो मान रहे थे कि नहीं, वो लड़की कोई प्रेतात्मा नहीं थी, वो एक नॉर्मल सी लड़की थी,
सुंदर थी, कोई बड़े घर की होगी, रास्ता भटक गई होगी और बारिश भी हो रही थी और तब हमारे साथ में वो आ गई। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कई बार कहानियाँ सुनने को मिलता है। अपने मन को समझा देते हैं। गरीबी अब भी उनका दूर नहीं हुआ था और एक रात जब माल खाली करके आओ अपने सड़क से अपने घर के अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। वो भी अंधेरी रात थी लेकिन मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान में चांद निकला हुआ था। अब अपने धुन में अब गाना गुनगुनाते हुए और चले जा रहे थे। जब कुछ दूर पहुंचते हैं ना, तब उनको रोड पर बीचों बीच रोड पर एक बंडल सा दिखाई देता है, जैसे कोई सामान का ढेर है, बंडल बना हुआ है। अब लगता है कि कोई ट्रक से गिरा हुआ है। उनको लगता है कि किसी यात्री का होगा या कोई ट्रक से उछल करके कोई पैकेट पार्सल गिर चुका होगा। इधर उधर देखते हैं लेकिन अब कोई उसका मालिक होता ही नहीं है। तब उनको लगता है कि भाई अब सामने में है, चलो उठा लेते हैं, क्या पता किसका होगा, घर पर रख लेते हैं, अब देखा जाएगा। कोई मांगेगा बता भी देंगे भैया ऐसा पार्सल है, अब पैकेट है। अब कोई बोलेगा तो हम दे देंगे, भाई हमें क्या मतलब है। अब संदीप जो थे ना, सीधे साधे इंसान थे, चोरी चकारी तो उनको बिल्कुल नहीं आती थी। अब दूसरे को माल को बिल्कुल हजम नहीं भी करना चाहते थे और उन्होंने उस पैकेट को उठा करके अपने ट्रक में रख दिया और खोले भी नहीं कि उसके अंदर में है क्या। ऐसा उनका संस्कार में बिल्कुल नहीं था। आखिरकार अपने घर पहुंचते हैं और उस बंडल को उठा करके अपने कमरे के अंदर रख लेते हैं, अलमारी के ऊपर रख देते हैं कि कल मैं जब रास्ते में जाऊंगा, अगर मुझे कोई रोकता है टोकता है कि कोई बंडल मिला है तो मैं ज़रूर बता दूंगा और अपने ट्रांसपोर्ट में बता दूंगा। अगर किसी ट्रक वाले भाई के गिरा होगा तो मिल ही जाएगा, मेरे पास में है। अब इसके बाद बिल्कुल आराम से शांति से सो जाते हैं। रात ज़्यादा हो चुकी है और भोजन कर लिए होते हैं। इसके बाद में गहरी नींद आती है। नींद में अब समा जाते हैं, स्वप्न देखते हैं कि वही बारिश वाली रात है। ट्रक उनका उसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर उस लड़की से मुलाकात हुई। लग रहा है कि बस ये सब बिल्कुल रियलिटी में चल रहा हो। वही लड़की उनके ट्रक केबिन में बैठी हुई है, कंबल ओढ़े हुए। दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो कह रही है, आप संदीप कह रहे हैं कि देखो तुम कोई प्रेतात्मा हो और कोई तुम शक्ति हो, तो मुझे अब धन दे दो ना, मुझे तो अब धन की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने 2 साल तक ना जाने क्या क्या किया। लड़की मुस्कुराती है और बोलती है, धन तो तुम्हारे पास में अब आ चुका है, तुम देखो तो सही। संदीप कहते हैं कि कहाँ है धन? धन तो मेरे ट्रक में होता ना, हम ट्रक में बैठे हुए, लाओ कहाँ है? तब लड़की मुस्कुरा के कहती है कि धन तो अब तो तुम उठा के ले आए हो, तुम उसको खोलो और देखो तो सही उसके अंदर में क्या है। उसी वक्त संदीप की आंख खुल जाती है। जो गहरी नींद में सोए होते हैं ना, वो स्वप्न में खोए होते हैं और उसके बाद उनकी आंख खुल जाती है। आंख जब खुलती है ना, तो वही सब ध्यान आता है, करीब ये तो सपना था। पसीने से नहाए हुए हैं, ऐसा उनका शरीर अब दिखा रहा है, पसीने से भीगे हुए हैं। और फिर उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने आज तक ऐसा सपना नहीं देखा। आइए, मेरे साथ में तो ये घटना घटी थी। ये तो वही सब सीन मैं देखा था बारिश वाली रात की, जब मेरा ट्रक वहाँ खड़ा था। अतः वो लड़की आई थी, हम एक ही कंबल में थे। अतः मैं उससे बोल रहा था कि तुम प्रेतात्मा हो, कोई शक्ति हो, तो मुझे धन दे दो ना। एकदम सिहर गए थे। उनको याद आ गया कि अरे कहाँ है धन। अब याद आ जाता है कि भाई एक पोटली जरूर मिली है, क्योंकि लड़की ने बोला कि धन तो तुम्हारे पास में आ चुका है, कम से कम उसको खोल के तो देखो। तब समझ पाते हैं। बदन पूरा कांप जाता है, झुरझुरी लेने लगता है, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। आखिरकार अलमारी से जब जो बंडल था उसको उठाते हैं। उठाने के बाद में अब उसको खोलना शुरू कर देते हैं। ऊपर में देखते हैं कपड़े लत्ते, जैसे एक आम परिवार का होता है। घर गृहस्थी में कोई जाता है अपने गांव, कहीं जाता है तो गट्ठर बना लेता है, वैसे ही गट्ठर था। उसमें कुछ अब लेडीज कपड़ा मिलता है, हटाने लगते हैं। लेडीज का कपड़ा मतलब 10-15 तो उसमें लेडीज का कपड़ा मिलता है। इसके बाद जब हटाते हैं ना, तब एक लाल रुमाल में
कुछ बंधा हुआ दिखाई देता है। जब उसको देखते हैं ना तो समझना चाहते हैं कि भाई पहले तो ये सब कपड़ा निकला, नीचे भी कपड़ा है और बीच में ये लाल रुमाल में कुछ बंधा हुआ है। खोलते हैं उसको। खोलने के बाद में अब उनकी आंखें जो देखती है ना, बस देखती रह जाती है। ये तो सोने का जेवर है और एक नहीं, बहुत सारा। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। और तब उस लड़की की कही हुई बातें अब उनको दिमाग में चलने लगती है। लड़की जिस सपने में कह रही है कि तुम्हारे पास तो धन पहुंच चुका है, तुम उसको खोलो तो सही, देखो तो सही। अब उनका बदन पूरा कांपने लगा था। अरे ये तो बिल्कुल सच हो गया। जैसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब वो सोने के जेवर को परखने लगते हैं, कहीं नकली तो नहीं है। लेकिन उनकी पारखी नज़र कहती है कि नहीं, ये सब असली है। किसका हो सकता है, अब ये मालूम नहीं। आखिरकार जब उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि जेवर कितने का होगा, और तब वो उनका अनुमान कहता है कि ये तो लाखों रुपए का है। अब तो इसका उचित मूल्य तो जौहरी ही बता सकता है, सुनार तो बता सकता है, ज्वेलरी वाला बता सकता है। मैं तो एक अनुमान लगा रहा हूँ। वाकई में उसके बाद उनको नींद नहीं आती है। अब ये सुबह जब होता है, सबसे पहले अपने परिवार का जो मुखिया होता है और उनको जेवर दिखाते हैं कि आप देखना ज़रा, इसको बताओ ये असली है या नकली है। मुखिया देखता है अपनी पारखी नज़र से और कहता है बेटा ये तो बिल्कुल सोने के खाली से, कहाँ से मिला है। और तब कुछ बातें जो है ना वो छुपा देते हैं और वो सपने वाली बात बताते हैं। मुखिया कहता है कि तुम ये कब से कर रहे थे बेटा। अब मुखिया की बात को अब सही ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन बताना तो पड़ेगा, आखिर उनके पिता थे। हाँ, तब कहते हैं पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैं ये 2 साल से ऐसा यत्न कर रहा था कि मुझे कोई शक्ति मिल जाए। मैं उसका पूजा कर रहा था, उपासना कर रहा था, मैं शमशान में जाता था, पूजा करता था, लेकिन 2 साल तक मुझे ऐसी कोई शक्ति दिखाई नहीं दी। अब इसके बाद मैं उस जगह जाता हूँ और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है, मैं उसको भोजन कराता हूँ, बारिश होती है और तब मैं अपने ट्रक में शरण देता हूँ, उसको अपना कंबल देता हूँ। और तब उसने जाते जाते बोली थी कि मैं एक नॉर्मल लड़की नहीं, एक प्रेतात्मा हूँ और तुम्हारे बदन से ऐसी खुशबू उठ रही थी और उसी की वजह से तुम्हारे पास में आई हूँ। तुम्हारे पास धन दौलत ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा और वक्त जब आएगा तो तुम्हारे पास खुद चला आएगा। जब परिवार के मुखिया सुनते हैं, यानी संदीप के पिता, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हाँ, कहते हैं बेटा तूने ये जो काम किया है ना, कम से कम मेरे से पूछ लेता, इसमें तेरी जान भी जा सकती थी। पिता के आंखों में आंसू आते हैं। हाँ, कहते हैं बेटा ये जो तूने गलती किया है ना, दोबारा मत करना। मैं तुम्हें अब अपने जानने वाले बाबा के पास ले चलूँगा, अपने गुरुजी के पास ले चलूँगा। वो आत्मा लड़की जो बोल के गई है, अरे तुम्हें धन दौलत दिया है, तुम्हारे साथ में कुछ बुरा ना कर दे। अब संदीप भी डर जाते हैं। जब सब कुछ उनके सामने में चल रहा है, धन भी मिल गया और वो लड़की की कही हुई बात भी सत्य निकली, तो डर तो लाजमी था। अपने पिता के पास जाते हैं, उनके गुरुजी के पास में। गुरुजी पूरा कहानी सुनते हैं और तब मुस्कुरा के कहते हैं ये तो संदीप का किया धरा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। संदीप अब डरे हुए हैं। बाबा उनके यानी पिता कहते हैं कि बाबा अब ऐसा कीजिए ना कि कम से कम मेरे बच्चे के पर आँच ना आए। वो प्रेतात्मा लड़की थी, मेरे बच्चे के साथ में कुछ बुरा ना कर दे। तब वो गुरुजी उनका बताते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनका जो ख्वाहिश था उस लड़की ने पूरा कर दिया, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। वो इतना लड़की फालतू नहीं है कि संदीप के पीछे चक्कर लगाती रहेगी। उसने अपना वचन अब जो दिया था वो पूरा कर दिया। तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपने घर में, अब तुम्हारे पास में दौलत आई चुकी है, उसका इस्तेमाल करो और अपना घर में राजी पूर्वक रहो। संदीप को अब जान में आती है, लेकिन कई महीनों तक संदीप डरे रहते हैं, कहीं उनके साथ में कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ बुरा नहीं होता। आखिरकार उस जेवर से ही अब संदीप का जो पुरानी स्थिति होती है ना, वो लौट पाती है। और आज संदीप ट्रक नहीं चलाते हैं। संदीप का अपना एक छोटा मोटा बिजनेस है, शादी हो चुकी है और उनके बाल बच्चे भी अब एक हो चुका है।
अपने परिवार में अब वो खुशी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संदीप जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है, कोई आपके साथ ऐसा कुछ बात हुई हो, तो आप मुझे बेधड़क बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। हाँ, फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।